अथर भी आरुष की आइसक्रीम से एक बाइट ले। वह आइसक्रीम आरुष की तरफ बढ़ा देता है। ले अब तू खा। अथर आरुष से बोलता है। दोनों एक जगह पर खड़े एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं जीविका जी कुछ आगे बढ़ जाती हैं। दोनों खड़े हुए जीविका जी को देखते हैं। इस वक्त जीविका जी बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम बारी बारी से खा रही थी, ऐसे जैसे कि आइसक्रीम कोई उनसे छीन लेगा। उनको इस तरह से जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाते हुए देख दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आरुष, माँ आज कितने दिनों बाद खुश लग रही है ना? अथर आरुष से पूछता है। हाँ भाई, खुश तो हैं, लेकिन पता नहीं कब फिर से उन्हें अटैक आ जाए और ये सोचकर डर लगता है। आरुष चिंतित आवाज में जीविका जी की तरफ देखते हुए ही अथर्व से बोलता है। अथर्व अब खामोश हो जाता है। भाई कब तक चलेगा ये सब? माँ कब ठीक होंगी? मुझे मेरी पहली वाली माँ चाहिए, जिसकी गोद में सर रखकर सुकून पा सकूं। आरुष नम आंखों से अथर्व से पूछता है। ठीक हो जाएंगी आरुष, तू परेशान मत हो। अथर्व आरुष को कंधे से पकड़ उसे अपने गले लगाता हुआ बोलता है। प्लीज भाई जल्दी से माँ को ठीक कर दो ना। मैं माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। आरुष अपनी दोनों बाहें अथर्व के गले में डाल बोलता है। अथर्व उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगता है। तू ये बच्चों की तरह क्या रो रहा है? बड़ा हो गया है तू। चल माँ के पास चलते हैं। अथर्व आरुष को खुद से अलग करता हुआ उसके गालों पर एक चपत मारता हुआ उसे बोलता है। दोनों अब जीविका जी की ओर चले जाते हैं। माँ, अब हम घर चलें? अथर्व अपनी पेंट की पॉकेट से रुमाल निकाल जीविका जी के हाथों को साफ करते हुए उनसे बोलता है। अब तक जीविका जी की आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी। नहीं, मुझे और भी आइसक्रीम खानी है। मुझे और बहुत सारी आइसक्रीम खानी है। जीविका जी बच्चों की तरह जिद करती हुई अथर्व से बोलती हैं। ठीक है माँ, आप बैठिए। मैं आपके लिए बहुत सारी आइसक्रीम लेकर आता हूँ, लेकिन हम घर चलकर खाएंगे। ठीक है ना? अथर्व समझाते हुए जीविका जी से बोलता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी आइसक्रीम होनी चाहिए। तुम मेरी बात मानोगे, तभी मैं तुम्हारी बात मानकर वापस घर पर चलूंगी। जीविका जी किसी छोटे बच्चे की तरह सिर हिलाते हुए अथर्व से बोलती हैं। हाँ हाँ, बहुत सारी हैं आइसक्रीम, लेकर चलेंगे। आरुष, माँ के लिए बहुत सारी आइसक्रीम लेकर आओ। हम सब घर पर एक साथ बैठकर खाएंगे। अथर्व जीविका जी की ओर देखते हुए ही आरुष से बोलता है। आरुष वापस उस आइसक्रीम की स्टॉल की ओर चला जाता है और अथर्व कार की ओर। अथर्व कार के पास पहुंच जीविका जी को उसमें बिठाता है। कुछ ही देर में आरुष भी आइसक्रीम का पैकेट लेकर कार के पास आता है। चलो भाई। आरुष कार में बैठते हुए अथर्व से बोलता है। अथर्व कार ड्राइव करने लगता है। तीनों कुछ ही देर में बिला पहुंच जाते हैं। अथर्व कार रोककर जैसे ही जीविका जी की ओर देखता है, जीविका जी कार की विंडो से अपना सिर टिकाए हुए सो चुकी थी। आरुष भी अब तक आइसक्रीम का पैकेट लिए हुए कार से बाहर निकल चुका था। अथर्व बड़े ही ध्यान से कार का डोर खोलता है और जीविका जी को गोद में उठा उनके बेडरूम तक ले जाता है। बेड पर सुला उन्हें ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता हुआ वह वहीं जीविका जी के पास ही बैठ जाता है। आरुष भी अब तक वहां आ चुका था। भाई आप रुकेंगे या जाएंगे? आरुष अथर्व से पूछता है। जाना पड़ेगा आरुष। अथर्व आरुष से बोलता है। भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप चले जाते हैं। माँ की ऐसी कंडीशन है और आप भी घर में नहीं होते हैं। आरुष अथर्व से बोलता है। आरुष की बात सुन अब अथर्व कुछ नहीं बोलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। आरुष, तू अब बच्चा नहीं है, तुझे ही सब कुछ अब संभालना है। अथर्व आरुष के कंधे पर हाथ रखता हुआ उससे बोलता है और फिर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अथर्व अपने विला में पहुंचता है। अब तक रात के 2 बज रहे थे। वह अपने रूम के करीब पहुंचता है। अभी अपने रूम के बगल वाले रूम पर उसका ध्यान जाता है। यह रूम आरोही का था। अथर्व बढ़ता हुआ आरोही के रूम की ओर जाता है और जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखता है, दरवाजा खुद ही खुल जाता है। आरोही ने सोने से पहले दरवाजा लॉक नहीं किया था। अथर्व रूम में अंदर देखता है। पूरा बेड खाली था। वह रूम में इधर उधर अपनी नजर दौड़ाकर देखता है, लेकिन आरोही उसे कहीं नजर नहीं आती। वह हैरान होता है कि आखिर इतनी रात को आरोही कहाँ चली गई। वह परेशान होता हुआ रूम में आगे बढ़ता है। जैसे ही वह बेड के करीब पहुंचता है, उसकी नजर जमीन पर सोई हुई आरोही पर जाती है। यहाँ इस तरह जमीन पर क्यों सो गई?
अथर्व अपने मन में सोचता है। तभी उसकी नजर आरोही के सूखे हुए आंसुओं पर जाती है। रोते रोते आरोही सोई थी, जिसकी वजह से उसके गालों पर आए हुए आंसू अब सूख चुके थे। अथर्व आरोही के आंसुओं को देखकर मुस्कुराता है। बस इतने में ही तुम परेशान हो गई? अभी तो तुम्हें न जाने कितना रोना है, कितना दर्द झेलना है। उन सब का हिसाब तुम्हें देना है, जो दर्द तुमने मेरी फैमिली को दिया है, मुझे दिया है। अथर्व अपने चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट लिए हुए आरोही की तरफ देख उससे बोलता है। कुछ देर तक वहीं खड़ी आरोही को देखता रहता है, फिर वापस अपने रूम में लौट आता है और बेड पर लेट पुरानी बातें सोचने लगता है। कितनी खुश हुआ करती थी उसकी फैमिली, उसकी माँ जीविका जी, जिनसे वह बहुत प्यार करता था। जीविका जी उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। शायद अगर वह उसे इतना प्यार नहीं करती तो आज उनकी फैमिली की ये कंडीशन नहीं होती। काश वह अथर्व को उस बात के लिए मना कर देती जिसकी वजह से आज ये सब हुआ था। काश काश कि जीविका जी अथर्व से इतना प्यार ना करती। काश जीविका जी या उसके डैड अथर्व की खुशी के लिए राजी ना हुए होते। काश उन्हें अथर्व की खुशियों की इतनी परवाह ना होती, तो आज वो सभी बहुत खुश होते, सब कुछ ठीक होता। ना ही अथर्व की माँ जीविका जी ऐसी हालत में होती और ना ही उसके डैड के साथ वह सब कुछ हुआ होता। वह सब हंसी खुशी साथ में जिंदगी बिता रहे होते। यह गम का पहाड़ जो उनके ऊपर टूटा था, ऐसा कुछ भी ना होता अगर अथर्व की खुशी की सबको इतनी परवाह ना होती। यही सब सोचते हुए अथर्व के दिल में बहुत जोर का तूफान उठता है, लेकिन वह अपनी दोनों आंखें बंद कर अपने दिल में उठ रहे तूफान को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। दिल में उठ रहे तूफान को शांत करते हुए अथर्व को न जाने कब नींद आ जाती है। अगली सुबह दरवाजे के खटखटाने से उसकी आंखें खुलती हैं। कम इन। अतः बेड पर बैठता हुआ बोलता है और बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठा उसमें टाइम देखने लगता है। परमिशन मिल जाने पर दरवाजे पर खड़ी आरोही अंदर आती है। इस वक्त उसके हाथों में कॉफी का मग था। वह अपने हाथों में लिए हुए कॉफी को मग को लाकर अथर्व के बेड के साइड टेबल पर रखती है। गुड मॉर्निंग सर। आरोही बिना अथर्व की ओर देखे हुए ही बोलती है और रूम से बाहर चली जाती है। अथर्व नजरें उठाकर जाती हुई आरोही को देखता है। कितना एटीट्यूड भरा है इस लड़की में। अथर्व दरवाजे की ओर देखता हुआ खुद से बड़बड़ाता है और अपने फोन को स्क्रॉल करता हुआ कॉफी के मग को उठाकर एक सिप लेता है। कॉफी पीता हुआ वह अपने फोन में आज का शेड्यूल चेक करने लगता है। यह उसकी रोज की आदत थी। उठने के बाद ही वह अपने पूरे दिन का शेड्यूल चेक कर लिया करता था। कुछ देर बाद वह उठकर बाथरूम में चला जाता है। इधर आरोही किचन में आकर अथर्व के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। बाथरूम से निकल अथर्व अपने जिम में चला जाता है और आरोही किचन में बिजी हो जाती है। लगभग 8 बजे अथर्व ब्रेकफास्ट के लिए आता है और डाइनिंग टेबल के करीब चेयर खींच उस पर बैठ जाता है। आज उसके दिमाग में आरोही को परेशान करने का एक नया ही आइडिया चल रहा था। अथर्व के बैठते ही आरोही उसके सामने रखी हुई प्लेट को सीधा करती है और उसमें गरम गरम आलू के पराठे दही के साथ रखती है और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अथर्व एक नज़र अपने सामने प्लेट में रखे हुए आलू के पराठे और फिर आरोही पर नजर डालता है। आरोही की तरफ देखते हुए ही वह अपने सामने रखी प्लेट को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। जमीन से टकराते ही प्लेट टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आरोही यह देखकर सहम जाती है और डरी हुई सवालिया नजरों से अथर्व की ओर देखने लगती है। क्या बकवास ब्रेकफास्ट रेडी किया है तुमने? इतना ऑयली फूड मैं नहीं खाता। अथर्व गुस्से में चीखता हुआ आरोही से बोलता है। आरोही जो पहले से ही डरी हुई थी, अथर्व के प्लेट को फेंकते हुए देख अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुन और भी डर जाती है। ऐसा भी क्या बना दिया उसने? वही बनाया जो कुछ राघव ने उसे बताया था कि अथर्व ब्रेकफास्ट में यह सारी चीजें लेना पसंद करता है। आरोही ने तो बस उसे जो बताया गया था उसे ही फॉलो किया। फिर अथर्व का ऐसा बर्ताव किस लिए? क्या कारण था इस बर्ताव का? आरोही समझ नहीं पा रही थी। अथर्व गुस्से भरी जलती नजरों से आरोही की ओर देखता है। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। इस 1 घंटे में तुम मेरे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस लेकर आओगी। अथर्व आरोही की ओर देखता हुआ उससे बोलता है और टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठा
बाहर की ओर निकल जाता है। आरोही डरी सहमी सी जमीन पर गिरकर टूटी हुई प्लेट को देख रही थी। उसका ध्यान कार के स्टार्ट होने की आवाज से टूटता है। वह अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है जहां से अथर्व अभी गया था। तभी उसे अथर्व की कही हुई बात याद आती है। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। इस 1 घंटे में ब्रेकफास्ट लेकर मेरे लिए मेरे ऑफिस में आना है। आरोही अपनी नजर वहां लगी हुई दीवार घड़ी पर डालती है और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ किचन की तरफ चली जाती है। उसे 1 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट रेडी कर ऑफिस भी लेकर पहुंचना था। ऑफिस का रास्ता ही लगभग 45 से 50 मिनट का था। उसके पास 10 मिनट बचे हुए थे ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। आरोही का तो जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। वह कैसे 10 मिनट में अथर्व के लिए ब्रेकफास्ट बना सकती थी, लेकिन उसे यह करना था क्योंकि अगर वह यह नहीं करती तो अथर्व फिर ना जाने उसे क्या करता। क्योंकि अगर वह यह नहीं करती तो अथर्व ना जाने उसे फिर कौन सी पनिशमेंट देता। यह सोचकर आरोही अपना दिमाग लगाती है और पराठा बनाने के बाद बचे हुए आलू से वह सैंडविच रेडी करती है और उसे डिब्बे में पैक कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। आरोही ऑफिस में एंटर करती है और रिसेप्शन के पास जाती है। रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की से वह अथर्व के बारे में पूछती है। वह लड़की पहले से ही आरोही को जानती थी। अरे मैम, आप यहाँ? क्या हालत बना रखी है आपने? आरोही के पसीने से भीगे हुए चेहरे जिस पर उसके बाल उड़कर चिपके हुए थे देख कर वह रिसेप्शनिस्ट आरोही से पूछती है। अरे कुछ नहीं, तुम ये बताओ, सर क्या अपने केबिन में है? अपने दुपट्टे से अपने पसीने को पोंछती हुई आरोही रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। यस मैम, सर अपने केबिन में ही है। रिसेप्शनिस्ट आरोही को जवाब देती है। ठीक है, मैं जाती हूँ। आरोही रिसेप्शनिस्ट से बोलती है। लेकिन मैम, सर एक मीटिंग में बिजी हैं। रिसेप्शनिस्ट कुछ सोचते हुए फिर से आरोही से बोलती है। कोई बात नहीं, मैं उनके केबिन के बाहर खड़ी होकर वेट कर लूंगी। आरोही रिसेप्शनिस्ट से बोलती है। ठीक है मैम, फिर आप जाइए। रिसेप्शनिस्ट आरोही से बोलती है और आगे बढ़ जाती है। 1 मिनट मैम, आप रुक जाइए, मैं पहले बॉस से पूछ ही लेती हूँ। आप तो उनके गुस्से को जानती हैं, कहीं वह नाराज ना हो जाए। आरोही जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है, रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती हुई बोलती है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन आरोही पीछे मुड़ती है और वापस रिसेप्शनिस्ट के पास आती है। हाँ, यह ठीक रहेगा, तुम पहले उनसे पूछ लो। आरोही रिसेप्शनिस्ट से बोलती है। वह रिसेप्शनिस्ट लड़की रिसेप्शन पर रखा हुआ फोन उठाकर अथर्व के नंबर पर कॉल करती है और आरोही के आने के बारे में बताती है। ठीक है, भेज दो उसे। रिसेप्शनिस्ट अथर्व की बात सुन फोन रखती है और आरोही को अंदर जाने के लिए कहती है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन आरोही अथर्व के केबिन की ओर बढ़ जाती है और केबिन के डोर पर खड़ी दरवाजे को नॉक करती है। अथर्व उसे अंदर आने के लिए कहता है। आरोही अंदर आती है। अथर्व इस वक्त मीटिंग में बिजी था। उसके सामने ही चेयर पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो इस वक्त मुड़कर आरोही को ही देख रहे थे। अथर्व की नजरें जब उन लोगों पर जाती हैं जो आरोही को देख रहे थे, अथर्व को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी नहीं बोलता है। आरोही जब यह देखती है कि अथर्व मीटिंग में बिजी है, तो वह अथर्व को डिस्टर्ब ना करते हुए रूम में रखे हुए सोफे की तरफ बढ़ जाती है और अपने हाथ में लाए हुए ब्रेकफास्ट के बैग को सोफे के सामने रखे हुए काफी टेबल पर रख खुद भी सोफे पर बैठ अथर्व के मीटिंग खत्म हो जाने का इंतजार करने लगती है। इस वक्त भी अथर्व के सामने बैठे हुए लोग आरोही को ही देख रहे थे। बिखरे हुए बालों और पसीनों से लथपथ होने के बावजूद भी आरोही की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। इस वक्त भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद यही वजह थी कि अथर्व के सामने बैठे हुए लोग आरोही को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे, ये जानते हुए भी कि जो शख्स उनके सामने बैठा है वह उनके साथ कैसा बर्ताव कर सकता है। अथर्व का गुस्सा ये देखकर अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वह अपने गुस्से भरी आवाज में अपने सामने बैठे हुए लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर उसके सामने बैठे हुए लोग डर से कांपने लगते हैं और तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। उन लोगों के वहां से जाते ही अथर्व उठता है और सोफे के करीब आता है। अथर्व को अपनी तरफ आता हुआ देख
आरोही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और डर से आते हुए अथर्व को देखने लगती है। अथर्व उठकर आरोही के करीब आता है और अपने एक हाथ को बढ़ा आरोही के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। आरोही दर्द से तड़प उठती है। अथर्व आरोही के बालों को बहुत जोर से खींच रहा था। सर, आप ये क्या है? अब क्या किया मैंने? आप क्यों मुझे इस तरह से हर्ट कर रहे हैं? दर्द से तड़पती हुई आरोही अथर्व से बोलती है। मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? तुम्हें इस तरह से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अथर्व गुस्से में आरोही से बोलता है। सर, आप ही ने तो कहा था कि ब्रेकफास्ट लेकर ऑफिस आओ, बस इसी वजह से आई। यह आपका ब्रेकफास्ट है। आरोही सामने रखे कॉफी टेबल पर रखे हुए बैग की तरफ इशारा करते हुए अथर्व से बोलती है। अथर्व की नज़र अब आरोही की आंखों पर जाती है, जो इस वक्त आंख आंसुओं से भर चुकी थी। अथर्व आरोही की आंखों में भरे हुए आंसुओं को देखकर एक झटके में ही उसके बालों को छोड़ देता है। आइंदा से इस तरह से मेरे ऑफिस में मत आना। अथर्व आरोही की ओर देखता हुआ उससे बोलता है। सर, मैं कहाँ आने वाली थी? मैं तो सिर्फ आपके कहने की वजह से आई हूँ। आरोही अपने एक हाथ से अपने सर के पीछे के बालों को पकड़ते हुए अथर्व से बोलती है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अथर्व आरोही से बोलता है। यह बात सुनकर आरोही अथर्व की आंखों में देखने लगती है। इस वक्त जितना दर्द अथर्व के बालों को खींचने की वजह से आरोही को नहीं हुआ था, उससे ज्यादा उसे कहे हुए शब्द आरोही को तकलीफ पहुंचा रहे थे। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर आरोही रोती हुई अथर्व के केबिन से निकल जाती है। अथर्व आरोही के जाने के बाद वहीं सोफे पर गिर जाता है और गुस्से में अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए अपनी आंखें बंद कर सोफे के बैग पर टिका लेता है। इस वक्त वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने सामने बैठे हुए लोगों की नजरें याद आती हैं, जो आरोही को निहार रहे थे। अथर्व अपनी आंखें खोलता है और वापस अपने टेबल के पास आता है। अपने टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठा वह किसी को कॉल करता है। अब फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वही टेबल के पास ही खड़ा अपने चेयर के पीछे लगी हुई गिलास विंडो से बाहर देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखें भी नम हो चुकी थीं। तभी केबिन का डोर खुलता है। अथर्व अपना चेहरा घुमा डोर की ओर देखने लगता है। डोर पर आरोही ही थी। आरोही को वापस यहाँ देखकर अथर्व की आंखों में थोड़ी सी हैरत आती है। यह फिर यहाँ? अथर्व अपने मन में सोचता है। आरोही की नजरें भी अथर्व पर जाती हैं। अथर्व अपना चेहरा दूसरा साइड गिलास विंडो की तरफ घुमा लेता है, लेकिन आरोही तब तक अथर्व की आंखों की नमी देख चुकी थी और वह काफी हैरान थी। वह वापस टेबल के करीब आती है जिस पर उसका फोन रखा हुआ था और वह अपना फोन उठा डोर की तरफ मुड़ जाती है। तभी वह अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को रोक लेती है और मुड़कर अथर्व की ओर देखती है, जो अभी भी अपने चेहरे को घुमाए विंडो से बाहर की ओर देख रहा था। क्या है इस इंसान में? मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। यह जो दिख रहा है, जो बर्ताव कर रहा है, यह वह इंसान तो नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो इन सबके पीछे है। क्या वजह है अथर्व के ये सब करने की? आरोही अथर्व की ओर देखती हुई अपने मन में सोचती है। तभी उसका ध्यान ब्रेकफास्ट की ओर जाता है। वह तो यहाँ अथर्व के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। सुबह से अथर्व ने कुछ नहीं खाया था। वह अथर्व के करीब जाती है। अथर्व अभी भी रूम से बाहर ही देख रहा था। वह अथर्व का हाथ पकड़ लेती है और उसे सोफे के पास ले आती है। अथर्व को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आरोही अचानक उसका हाथ पकड़ ऐसे क्यों खींच रही है। अथर्व भी खिंचा हुआ आरोही के साथ सोफे के पास आ जाता है। आरोही अथर्व को सोफे पर बिठाती है और अपने साथ लाया हुआ ब्रेकफास्ट का बॉक्स खोल अथर्व के सामने रख देती है। खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आरोही अपने हाथों में सैंडविच का एक टुकड़ा उठा अथर्व की ओर बढ़ाते हुए बोलती है। अथर्व हैरानी से आरोही को देख रहा होता है। क्या है ये लड़की? अभी मैंने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया है और यह है कि मुझे ब्रेकफास्ट करवा रही है। अथर्व आरोही की ओर देखता हुआ सोचता है। इस वक्त अथर्व के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल चुका था। अभी तक उसकी आंखों में जो नमी थी वह जा चुकी थी और उसकी जगह उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थी। वह आरोही को अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देखता है। अथर्व की गुस्से भरी लाल आंखें देख आरोही सहम सी जाती है और फौरन अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैंडविच का टुकड़ा वापस बॉक्स में रखती है
और अपनी जगह से उठ जाती है। देखिए, आपको जो भी गुस्सा या नाराज़गी है, उसे अलग रखिए। किसी और की वजह से आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं जाती हूँ। आरोही अथर्व की ओर देखती हुई उसके सामने खड़ी हो बोलती है और फौरन वहां से रूम के बाहर निकल जाती है। वह एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुकती है। उसे डर था कि कहीं अगर वह रुकी तो फिर से अथर्व के गुस्से का सामना न करना पड़े। वह अथर्व के केबिन के बाहर आकर वह एक चैन की गहरी सांस लेती है और मुड़कर कैबिन की ओर देखती है। बाप रे बाप, इसके सामने जाना तो शेर की गुफा में जाने के बराबर है। आरोही अपने सिर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती है और बोलती है। वह ऑफिस के एग्जिट की ओर बढ़ जाती है। तभी उसे फिर से वह रिसेप्शनिस्ट मिलती है। मैम, क्या सर से आपकी बात हो गई? वह रिसेप्शनिस्ट आरोही से पूछती है। हाँ, हो गई। आरोही रिसेप्शनिस्ट से बोलती है। आप ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हैं? आपके जाने के बाद तो ऑफिस में मज़ा ही नहीं आता है। हम सब कितना एंजॉय किया करते थे। अब तो बॉस के डर से पूरा ऑफिस का माहौल डर वाला बना रहता है कि ना जाने कब कौन बॉस के गुस्से का शिकार हो जाए। वह रिसेप्शनिस्ट आरोही से बोलती है। आरोही हैरानी से रिसेप्शनिस्ट की ओर देखती है, लेकिन वह जल्दी ही अपने चेहरे के भाव को बदल लेती है। हाँ, अभी नए हैं ना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर देखना, पहले की तरह सभी ऑफिस में काम के साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। आरोही रिसेप्शनिस्ट को समझाती हुई बोलती है। काश मैम, ऐसा ही हो। रिसेप्शनिस्ट आरोही से बोलती है। ऐसा ही होगा, तुम परेशान मत हो। आरोही रिसेप्शनिस्ट के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराती हुई उससे बोलती है और बाहर की ओर निकल जाती है। मैम, रिसेप्शनिस्ट आरोही को रोकती हुई बोलती है। हाँ, क्या हुआ? आरोही मुड़ती हुई पूछती है। मैम, आप जब केबिन के अंदर गई तो कुछ हुआ था क्या? रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सकचाती हुई आरोही से पूछती है। नहीं तो, क्यों, क्या बात हुई? आरोही रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। कुछ नहीं मैम, वह जो लोग बहुत से मीटिंग के लिए आए थे ना, बॉस ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वह सड़क पर आ चुके हैं। उनका पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। रिसेप्शनिस्ट आरोही से बोलती है। आरोही हैरानी से उस रिसेप्शनिस्ट की ओर देखने लगती है। अतः सर ऐसा क्यों करेंगे? आरोही रुकती हुई उस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। इस वक्त आरोही के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। पता नहीं मैम, यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह बात सच है। वह लोग अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाती हुई आरोही से बोलती है। पता नहीं, मुझे नहीं इस बारे में कुछ पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम श्योर हो कि वैसा अथर्व सर ने किया है? आरोही उस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। यस मैम, आप खुद ही देख लीजिए। रिसेप्शनिस्ट आरोही से बोलती है और आरोही का हाथ पकड़ रिसेप्शन एरिया में लगे हुए टीवी की तरफ आती है। टीवी पर इस समय न्यूज चल रही थी। अग्रवाल एंड सन्स कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। यह सब अचानक से कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक इस कंपनी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी लगभग 2 दिनों पहले ही यह कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी। फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? हमारे विशेषज्ञ इसकी जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं। टीवी पर न्यूज रीडर बता रही थी। आरोही भी यह न्यूज़ सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड थी। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि ऐसा अथर्व सर ने ही किया है? आरोही सवालिया नजरों से उस रिसेप्शनिस्ट को देखती हुई उससे सवाल करती है। मैम, क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट कुछ कहती हुई रुक जाती है। बोलो, यह सब तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे कह सकती हो कि यह सब अथर्व सर ने ही किया है? आरोही फिर से अपने सवाल को दोहराती हुई उस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। रिसेप्शनिस्ट डर से भरी हुई निगाहों से आरोही को देखती है। आरोही रिसेप्शनिस्ट को देख समझ जाती है कि वह कुछ भी कहने से डर रही है। तुम डरो मत, साफ साफ बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों तुम्हें लगा कि ये सब अथर्व सर ने किया है? आरोही रिसेप्शनिस्ट के कंधे पर अपना हाथ रख उसे सांत्वना देती हुई उससे पूछती है। मैम, मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन यह काम इस पूरी इंडस्ट्री में बॉस में ही इतना दम है कि वह ऐसा कर सकते हैं। बाकी आप न्यूज़ देखकर खुद ही समझ सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट आरोही से बोलती है।
और इतना बोल वह चुप हो जाती है। आरोही अब अपने चेहरे को घुमा फिर से टीवी की ओर देखने लगती है। रिसेप्शनिस्ट आरोही से बोलती है, मैम रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ है, मैं वहाँ जाती हूँ। इतना बोल रिसेप्शनिस्ट वहाँ चली जाती है। आरोही अभी भी टीवी की स्क्रीन की ओर देख रही थी। कुछ देर बाद वह भी ऑफिस से अथर्व के विला के लिए निकल जाती है। विला में वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। कुछ तो है जो अथर्व सर छुपा रहे हैं। वह ऐसे तो नहीं थे। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तब वह कुछ और ही थे, और आज मैं जिस अथर्व को जान रही हूँ वह कोई और ही है। आज अथर्व सर की आंखों की नमी को देखकर मुझे एहसास हो गया है कि कुछ तो ऐसा है जिसे मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन आखिर क्या वह मुझसे जुड़ा हुआ है? शायद हाँ, वरना वह ऐसा बर्ताव मेरे साथ नहीं करते। मैं किसी भी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। जिस अथर्व से मैं पहली बार मिली थी वही अथर्व सर का असली चेहरा है। आज मैं जिसे जानती हूँ उन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़ रखा है। इस मुखौटे के पीछे का सच मुझे जानना ही होगा। आरोही अपनी बालकनी की रेलिंग को पकड़े हुए यही सोचती है। तभी उसके रूम की डोर पर नॉक की आवाज होती है। आरोही अपनी नजर उठाकर उस ओर देखती है। उसे बालकनी से सिर्फ अपने रूम के बेड ही दिख रहा था। वह बालकनी से अपने रूम में आती है। कौन है, अंदर आ जाओ। आरोही दोबारा दरवाजा की खटखटाने की आवाज सुन बोलती है। दरवाजा खुलता है। इस वक्त दरवाजे पर अथर्व का असिस्टेंट राघव था। राघव को इस वक्त यहाँ देख आरोही समझ चुकी थी कि अथर्व ने ही उसे भेजा होगा। हाँ राघव, कहो क्या बात है। आरोही राघव से पूछती है। मैम, बॉस को कॉफी चाहिए थी। राघव आरोही से बोलता है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। आरोही राघव से बोलती है। राघव आरोही की बात सुन वहां से चला जाता है। आरोही भी एक गहरी सांस लेती है और राघव के पीछे रूम से बाहर आती है। राघव अथर्व के रूम में चला जाता है और आरोही सीधे किचन की ओर चली जाती है। कुछ ही देर में आरोही कॉफी का मग अपने हाथ में लिए हुए अथर्व के रूम में जाती है। इस वक्त अथर्व के रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आरोही दरवाजे पर खड़ी हो डोर को नॉक करती है। अंदर आ जाओ। अंदर से अथर्व की आवाज आती है। आरोही दरवाजा खोल अंदर की ओर आती है। वह देखती है अथर्व अपने रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे हुए अपने एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में फोन लिए हुए अपने फोन में कुछ देख रहा था। रूम में इस वक्त धुआं पूरी तरह से भरा हुआ था। आरोही कॉफी का मग रूम में रखे हुए कॉफी टेबल पर रखती है और रूम में बनी हुई विंडो को खोलती है जिससे रूम में भरा हुआ धुआं बाहर निकल सके। वापस वह कॉफी टेबल के पास आती है और अपने हाथ में वापस कॉफी का मग उठा अथर्व के करीब आती है। ये आपकी कॉफी। आरोही अथर्व के आगे कॉफी का मग करती हुई बोलती है। हाँ, रख दो यहाँ। अथर्व अपने बगल में रखी हुई छोटी सी टेबल की तरफ इशारा करते हुए आरोही से बोलता है। आरोही काफी कमर अथर्व की चेयर के बगल में रखी हुई छोटी सी टेबल पर रख देती है और कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर चुपचाप खड़ी रहने के बाद जब अथर्व कुछ नहीं बोलता है तो आरोही वहां से जाने को होती है। कुछ कदम चलने के बाद आरोही रुक जाती है और फिर से मुड़कर अथर्व की ओर देखती है। अथर्व अभी भी अपने फोन में कुछ देख रहा था और दूसरे हाथ से स्मोक कर रहा था। आरोही वापस लौटकर अथर्व के करीब आती है। मुझे आपसे कुछ पूछना था। अथर्व के करीब पहुंच आरोही अथर्व से बोलती है। आरोही की आवाज सुन अथर्व अपनी नजरें उठा आरोही को देखता है। इस वक्त उसकी नजरों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अथर्व की नजरों में गुस्सा देख आरोही थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहीं खड़ी रहती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अथर्व गुस्से से भरी हुई आवाज से आरोही से बोलता है। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मुझे आपसे कुछ पूछना है। आरोही अथर्व से हिम्मत करके बोलती है। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात फिर से याद दिलानी होगी। अथर्व चेयर से खड़ा होता हुआ आरोही से बोलता है। नहीं, मुझे मेरी औकात याद है, बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आरोही अथर्व से पूछती है। अतर्व फिर से गुस्से भरी नजरों से आरोही की ओर देखता है और आरोही के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में।
जो तुम इस तरह खड़ी हो, मेरे सामने सवाल कर रही हो। अथर्व आरोही की आंखों में देखता हुआ उससे बोलता है। आरोही अथर्व के इतने करीब आने की वजह से डर से कांप रही थी, लेकिन आज वह ये तय करके आई थी कि उसे अथर्व से यह जानना ही होगा कि आखिर अथर्व उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आरोही निर्भीक को अथर्व की आंखों में देखते हुए फिर से उससे सवाल करती है। अतः फिर से आरोही के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। तुम्हें अपने किए का जरा भी अंदाजा नहीं है, जो तुम मुझसे इस तरह का सवाल कर रही हो। अथर्व अपने हाथों से आरोही के बालों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए पूछता है। नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ इस तरह से रखे हुए हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे, जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं। आरोही अपने आंसुओं से भरी हुई आंखों से अथर्व की ओर देखती हुई उससे पूछती है। सच में? क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? अथर्व अपने दांतों को पीसता हुआ आरोही से बोलता है। हाँ, मुझे नहीं पता। बताइए तो आखिर क्या गलती हो गई मुझसे, जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? आरोही लगभग रोती हुई अथर्व से पूछती है, क्योंकि अथर्व की पकड़ आरोही के बालों पर मजबूत हो चुकी थी, जिससे आरोही को दर्द हो रहा था। आरोही की आंखों में आंसुओं को देख अथर्व तड़प उठता है। वह एक झटके में ही आरोही को जमीन पर धक्का दे उसे छोड़ देता है। बहुत घटिया और गिरी हुई लड़की हो तुम। इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे ये सवाल करने की हिम्मत कर रही हो। अथर्व अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा आरोही से बोलता है। इस वक्त अथर्व की नजरों में अपने लिए घृणा के भाव आरोही अच्छी तरह से देख पा रही थी। ऐसा क्या किया मैंने जिससे आपकी नजरों में मेरे लिए इतनी घृणा है? जब आप मुझसे पहली बार मिले थे, तब तो आप ऐसे नहीं थे। आरोही अपनी जगह से खड़ी होती हुई अथर्व से पूछती है। बोलिए ना, इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आप इतने बदल गए? आरोही अथर्व के करीब आती है और उसकी बाहों को पकड़ती हुई उसे हिलाकर पूछती है। बोलिए ना, क्या वजह है इन सब की? अथर्व के सामने आती हुई वह फिर से अथर्व से सवाल करती है। अथर्व का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। गुस्से में आरोही की गर्दन को पकड़ लेता है। जानना है ना इन सब की क्या वजह है, या तुम यह देखना चाहती हो कि तुम्हारी वजह से कितनी बर्बादी हुई है? अथर्व आरोही की गर्दन को पकड़े हुए उसे सवाल करता है। आरोही के दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखी हुई अथर्व के हाथों पर आते हैं। अथर्व ने इतनी जोर से आरोही की गर्दन को पकड़ रखा था कि आरोही को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आरोही का दम घुटने लगता है। वह अब खांस रही थी। अथर्व अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ आरोही को अपने बेड पर धक्का दे देता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। आरोही अथर्व के बेड पर गिरी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद आरोही खुद को संभालती है और बेड से उठती है और रूम में चारों तरफ देखती है। अथर्व वहां नहीं था। वह उठती है और रूम के बाहर आती है। वह इधर उधर अथर्व को ढूंढती है। अथर्व उसे कहीं नजर नहीं आता। उसे इस वक्त अंदाजा हो गया था कि अथर्व इस वक्त कहाँ है, इसलिए वह अथर्व के स्टडी रूम की ओर बढ़ जाती है। उसका अंदाजा सही था। अथर्व स्टडी रूम में ही था, क्योंकि अथर्व की स्टडी की लाइट जल रही थी। आरोही अथर्व के स्टडी रूम के डोर पर पहुंचती है और धीरे से अथर्व के स्टडी रूम का डोर खोलती है। वह देखती है अथर्व अपनी स्टडी में बने हुए बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। वह धीरे से चलती हुई अथर्व के करीब पहुंचती है। उसके कदमों की आहट इतनी धीमी थी कि अथर्व को अंदाजा भी नहीं लग पाया कि आरोही अंदर आ चुकी है। आरोही अथर्व के हाथों में पकड़ी हुई बोतल पकड़ लेती है। अथर्व हैरानी से आरोही की ओर देखता है। क्या तुम्हें अपनी जान जरा भी प्यारी नहीं है? अथर्व गुस्से में आरोही से पूछता है। आरोही कुछ नहीं बोलती। अथर्व एक झटके में आरोही का हाथ अपनी बोतल से हटा देता है और फिर ड्रिंक करने लगता है। आरोही दोबारा अपने दोनों हाथों को बड़ा उस बोतल को पकड़ लेती है। बिना मेरे सवाल का जवाब दिए आप ड्रिंक नहीं कर सकते। आरोही अपने दोनों हाथों से अथर्व के हाथों में पकड़ी हुई बोतल को पकड़ते हुए अथर्व से सवाल करती है। अथर्व एक झटके में आरोही के हाथों से बोतल छुड़ा लेता है और जमीन पर पटक देता है। वो बोतल फर्श से टकरा टुकड़े टुकड़े हो जमीन पर बिखर जाती है। अथर्व गुस्से में उठता है और आरोही के हाथों को पकड़ खींचता हुआ
स्टडी रूम से बाहर आता है और फिर सीढ़ियों से होता हुआ उस विला के बाहर निकल जाता है। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? आरोही छटपटाती हुई अथर्व से पूछती है, क्योंकि इस वक्त अथर्व की पकड़ आरोही के हाथों पर इतनी मजबूत थी कि आरोही को दर्द हो रहा था। अथर्व कुछ नहीं बोलता है और विला के सामने खड़ी अपनी कार के आगे की पैसेंजर सीट का डोर खोल उसमें आरोही को धकेल देता है और खुद आकर ड्राइविंग सीट संभाल कर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में वह ड्राइव करने लगता है। आरोही हैरानी से अथर्व की ओर देख रही थी। उसे इस वक्त अथर्व से बहुत डर भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व उसे कहाँ ले जा रहा है। आखिर अथर्व करना क्या चाहता है? उसने तो अथर्व से बस एक सवाल किया था, फिर अथर्व यह क्या कर रहा है? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? आरोही अथर्व से सवाल करती है। इस वक्त डर उसकी आवाज में साफ महसूस किया जा सकता था। अथर्व एक जलती हुई नजर आरोही पर डालता है, जिससे आरोही सहम जाती है और रोती हुई सामने देखने लगती है। इस वक्त उसकी जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अथर्व से कोई और सवाल कर सके, क्योंकि अथर्व की आंखों में इस समय खून उतर आया था। आरोही को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अथर्व से एक और भी सवाल किया तो अथर्व कहीं उसकी जान ही ना ले ले। उसे अब अपने सवाल करने पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह कर ही क्या सकती थी सिवाय आंसू बहाने के। अथर्व कार ड्राइव करता हुआ एक दूसरे बिला के सामने अपनी कार को रोकता है और बाहर निकल आरोही की ओर का डोर खोल आरोही का हाथ पकड़ खींचते हुए बाहर निकालता है। आरोही इस वक्त डर से कांप रही थी। उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से सूज चुकी थी। उसका चेहरा सुर्ख लाल पड़ चुका था, लेकिन अथर्व को अपने गुस्से के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मुझे आपसे किसी सवाल का जवाब नहीं जानना। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। आरोही अपने एक हाथ पर रखे हुए अथर्व के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख उससे छुड़वाती हुई अथर्व से बोलती है, नहीं, तुम्हें अपने सवाल का जवाब जानना था ना? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। अथर्व बोलता है और आरोही को खींचते हुए अथर्व उसे उस विला के अंदर लेकर जाता है और विला के डोर पर पहुंच डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज़ सुन घर का एक सर्वेंट डोर खोलता है। सामने अथर्व को देख वह कुछ सवाल करने की हिम्मत नहीं करता और किनारे हट जाता है। अथर्व गुस्से में आरोही को खींचता हुआ विला के अंदर लेकर आता है और सीढ़ियों से होता हुआ एक रूम के सामने जाकर रुकता है। रूम के डोर के सामने खड़ा वह पहले अपने आप को शांत करता है और फिर धीरे से रूम का दरवाजा खोलता है। रूम में अंदर आने पर सामने बेड पर सोई हुई मिसेज जीविका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आंखें खोलकर देखो इन्हें। आज इनकी जो भी हालत है वह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अथर्व गुस्से में आरोही की ओर देखता हुआ उससे बोलता है, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? यह सब मेरी वजह से कैसे हो सकता है? आरोही रोती हुई अपने अंदर हिम्मत जुटा जीविका जी की ओर देखती हुई अथर्व से बोलती है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि सामने अगर मिसेज जीविका जी सोई हुई हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है। यह रात का वक्त है, इस वक्त सभी सोते हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो अथर्व उसे इस तरह से ब्लेम कर रहा है? उसे अथर्व की कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी रूम का डोर दोबारा खुलता है। डोर खुलने की आवाज से वह दोनों डोर की ओर देखने लगते हैं। डोर पर आरुष था। भाई, आप इस वक्त यहाँ? आरुष अंदर आता हुआ अथर्व से सवाल करता है, लेकिन अथर्व की बगल में खड़ी आरोही को देख उसकी आंखें भी गुस्से से भर जाती हैं। भाई, ये लड़की यहाँ यहाँ क्या कर रही है? आरुष लगभग चीखते हुए अथर्व से सवाल करता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? क्या अभी और बर्बादी करनी है तुम्हें? आरुष आरोही की ओर बढ़ता हुआ उससे सवाल करता है। आरुष को देखकर आरोही पहले ही डरी हुई थी, ऊपर से और सहम जाती है और धीरे से अथर्व के पीछे हो जाती है। आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया जो ये दोनों भाई उसे इस तरह ब्लेम कर रहे हैं? डरी सहमी सी आरोही अपने मन में यही सवाल करती है। रिलैक्स आरुष, इतनी जोर से मत बोलो, माँ जाग जाएगी। अथर्व आरुष को पकड़ता हुआ आरुष से बोलता है। अथर्व की बात सुन आरुष खुद को कंट्रोल करता है और बेड पर सोई हुई अपनी माँ की तरफ देखता है।
हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए। आरुष अथर्व से बोलता है और रूम से बाहर निकल जाता है। अथर्व भी आरुष के पीछे बाहर निकल जाता है। आरोही वहीं खड़ी उन दोनों को बाहर जाते हुए देखती है और रूम में रखे हुए सोफे पर धड़ाम से गिर जाती है। यह सब आखिर हो क्या रहा है? उसे कोई साफ साफ क्यों नहीं बताता है कि आखिर क्या किया है मैंने? आरोही रोती हुई बार बार ये सवाल खुद से करती है। आरोही इस वक्त गौर से बेड पर सोई हुई मिसेज जीविका जी को भी देखी जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने उन आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। उसको इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों भाई उसे किस गुनाह के लिए गुनाहगार मान रहे हैं। उसने तो ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं जिसकी सजा अथर्व उसे दे रहा है। कुछ देर बाद वह अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछती है। आरोही, तू क्यों वजह जानने की कोशिश कर रही है? सबसे बड़ी वजह तो तेरी किस्मत है, और शायद तेरी खराब किस्मत की वजह से ही तुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। हाँ, यही तो वजह है मेरी इन सभी तकलीफों की। इसी की वजह से ही तो बचपन से ही मैं इन तकलीफों को भुगतती आई हूँ। आरोही अपने आंसुओं को पोंछती हुई खुद से बोलती है, और वह सोफे से उठती हुई एक नज़र मिसेज जीविका जी की ओर देखती है और रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर आकर वह इधर उधर देखती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। वह सीढ़ियों से होती हुई नीचे आती है और बिला से बाहर जाने की सोचती है। वह जैसे ही बिला के मेन डोर तक पहुंचने वाली होती है, तभी उसके कानों में जोर से बोलने की आवाज आती है। उसे यह समझते देर नहीं लगती है कि यह आवाज आरुष की ही है। उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। न चाहते हुए भी उसके मन में आरुष की बातों को सुनने की जिज्ञासा जाग उठती है। उसे आरुष की सारी बातें समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन वह सुनने की कोशिश करने लगती है। उसके मन में एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद आरुष की बातों से उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकें। वह जान पाए कि आखिर अथर्व उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, क्यों सभी उसे किसी ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हैं जो उसने किया ही नहीं है। यही सोचते हुए आरोही के कदम अपने आप ही उस ओर मुड़ जाते हैं जहाँ से आरुष की आवाज आ रही थी। आरुष और अतर दोनों इस वक्त नीचे बने स्टडी रूम में थे। आरोही जैसे ही स्टडी रूम की डोर पर पहुंचती है, उसके कानों में आरुष की आवाज पड़ती है। भाई, आप कैसे इस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मम डैड दोनों आज इस हालत में है, जिसकी वजह से हमारी सारी खुशियां मातम में बदल गई हैं। कैसे भाई, आखिर कैसे आप इस लड़की को बिना इसकी किए की सजा दिए छोड़ सकते हैं? आरुष गुस्से में अथर्व से बोल रहा था। शांत हो जा आरुष, इस घटिया लड़की को इसके किए की पूरी सजा मिलेगी। मैं इसे इसके किए की सजा दे रहा हूँ। इसे इसकी हर गलती का हिसाब देना पड़ेगा। मैं इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? कभी नहीं आरुष। इसे मॉम के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा जो इसकी वजह से उनकी आंखों से बहा है। आरुष को समझाते हुए अथर्व उससे बोलता है। आरोही अभी भी स्टडी रूम के बाहर खड़ी हैरानी से स्टडी रूम के डोर को देख रही थी। क्या ये दोनों पागल हैं जो मुझे लेकर कुछ भी बोले जा रहे हैं? मैं तो आज से पहले सिर्फ मिसेस जीविका जी से 2 बार और मिस्टर सिंघानिया से सिर्फ एक बार ही मिली हूँ, वह भी उनकी एनिवर्सरी पार्टी पर। फिर मैं कैसे उनकी किसी भी हालत की जिम्मेदार हो सकती हूँ? क्या हो गया है इन्हें? और अथर्व सर इतने समझदार हैं, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभाल रहे हैं, फिर ऐसे कैसे बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं? आरोही डोर पर खड़ी अपने मन में सोचती है। तभी एक नर्स चिल्लाते हुए वहां आती है, जिसकी आवाज सुनकर अथर्व और आरुष हड़बड़ी में स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं। एक तो पहले से ही आरोही सहमी हुई थी, दूसरे उस नर्स की आवाज सुन और भी घबरा जाती है और पीछे की ओर दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ सिस्टर, क्यों चिल्ला रही हो? स्टडी रूम से बाहर आरुष उससे पूछता है। डैड तो ठीक है, अथर्व गुस्से में उस नर्स से पूछता है। अथर्व भले गुस्से में हो, लेकिन उसकी घबराहट उसकी आवाज से साफ पता चल रही थी। अथर्व सर, आपके डैड की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। मैंने डॉक्टर को फोन तो कर दिया है, वह अभी कुछ ही देर में आते होंगे। नर्स घबराती हुई अथर्व से बोलती है। उसके चेहरे पर भी घबराहट की वजह से
पसीना आ चुका था। वह अपने सामने खड़े अथर्व को देख रही थी। तुम क्या कर रही थी वहां? कैसे डैड की हालत खराब हो सकती है? अथर्व दांत पीसते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसता है और बोलता है। वह नर्स डरी हुई वहां से वापस लौट जाती है जहां मिस्टर सिंघानिया थे। अथर्व और आरुष भी तेज कदमों से अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए हुए उस रूम की ओर चले जाते हैं। आरोही, जो कुछ दूरी पर दीवार से लगी खड़ी थी, अपने एक हाथ को उठा अपने माथे पर रखती है और जाते हुए अथर्व और आरुष की तरफ देखती है। ये हो क्या रहा है? क्या चक्कर है ये सब? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया को? आरोही खुद से बोलती है। इधर अथर्व और आरुष जब मिस्टर सिंघानिया के रूम में पहुंचते हैं, नर्स अभी भी उनके पास खड़ी मशीनों को इधर उधर छू रही थी। उसे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट की वजह से या डर की वजह से वह मिस्टर सिंघानिया की हालत को संभाल नहीं पा रही थी। मिस्टर सिंघानिया जो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, उनके अगल बगल बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। मिस्टर सिंघानिया को इस वक्त सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगे होने के बावजूद भी वह गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अथर्व दौड़कर उनके पास जाता है। डैड, डैड, क्या हुआ डैड आपको? अपने हाथों से मिस्टर सिंघानिया के हाथों को सहलाते हुए अथर्व मिस्टर सिंघानिया से पूछता है। आरुष दूसरी तरफ बैठ जाता है। तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं। अथर्व बेटा तुम हटो यहाँ से, मैं देखता हूँ सिंघानिया जी को। अथर्व को वहां से हटाते हुए बोलते हैं। यह डॉक्टर उनके फैमिली डॉक्टर थे और मिस्टर सिंघानिया के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। यही मिस्टर सिंघानिया और मिसेस जीविका जी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर अतर्व बेड से उठकर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया के पास बैठ उन्हें चेक करने लगते हैं। नर्स जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो, डॉक्टर नर्स से बोलते हैं। डॉक्टर की बात सुन नर्स, जिसके हाथ कांप रहे थे, फौरन इंजेक्शन निकालती है और उसे रेडी कर डॉक्टर को देती है। डॉक्टर नर्स के हाथ से वो इंजेक्शन लेकर मिस्टर सिंघानिया के हाथों में लगाते हैं। मिस्टर सिंघानिया कुछ देर इंतजार के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अब उन्हें सांस लेने में परेशानी नहीं हो रही थी। डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और बेड से उठकर उस जगह आते हैं जहां आरुष और अथर्व दोनों खड़े थे। क्या हुआ अंकल? डैड की आज फिर ऐसी हालत? अथर्व डॉक्टर की ओर देखते हुए उनसे पूछता है। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता के भाव साफ देखे जा सकते थे। अभी भी अथर्व के सामने खड़े थे। बोलिए ना अंकल, आप चुप क्यों हैं? अथर्व के बगल में खड़ा आरुष डॉक्टर को शांत खड़ा हुआ देख उनसे पूछता है। डॉक्टर अभी भी चुपचाप खड़े कभी अथर्व को तो कभी आरुष को देखते हैं। क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी की बात है क्या? आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए, अथर्व डॉक्टर से बोलता है। क्या बोलूं अथर्व, तुम्हारे डैड की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ऐसा ही रहा तो फिर हम इन्हें अब ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर अथर्व के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलते हैं। अंकल, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप कहिए तो मैं फॉरेन से और भी डॉक्टरों की टीम मंगवा दूं, लेकिन किसी भी तरह मुझे डैड को बचाना है। आप इस तरह से हार नहीं मान सकते, अथर्व डॉक्टर से बोलता है। इसके पहले भी तुम कई देशों के बेहतर डॉक्टरों की टीम बुला इन्हें दिखा चुके हो, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानते हो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब भगवान पर भरोसा रखो और उनसे प्रार्थना करो। अब भगवान ही इनकी कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर अथर्व की तरफ देखते हुए उनसे बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। अथर्व, जो खड़ा था, घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है, डैड को ठीक होना ही पड़ेगा। मायूस होता अथर्व बेड पर लेटे हुए मिस्टर सिंघानिया की ओर देख बोलता है। हाँ भाई, डैड को ठीक होना ही पड़ेगा। हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। अथर्व के कंधे पर हाथ रख आरुष उसे सांत्वना देते हुए बोलता है। हाँ आरुष, तू सच कह रहा है, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। आरुष की ओर देखता हुआ अथर्व बोलता है। इस वक्त दोनों भाई एक दूसरे को संभाल रहे थे। आरोही उस रूम के दरवाजे पर किनारे से छुपकर कभी आरुष और कभी अथर्व तो कभी बेड पर लेटे हुए मिस्टर सिंघानिया को देख रही थी। अथर्व और आरुष को इस वक्त परेशान देखकर आरोही की आंखों में आंसू थे। मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी,
ये दोनों भी कितने परेशान है। आरोही खुद से बोलती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।